हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और मैं आपको पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर और 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे SMFE, जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले चैप्टर, जिसका नाम इंट्रोडक्शन है। हमारा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉइल्स कितने टाइप की होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है सॉइल। सॉइल मतलब मृदा, यानी मृदा होता क्या है, हम जानेंगे मृदा के बारे में। साधारणतया मृदा या फिर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, या हमें चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त होता है, जिसमें कुछ अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा सॉइल जो होता है रॉक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारा चट्टानों के टूटने फूटने से जो प्राप्त होते हैं और उसमें कुछ अन्य तत्व मिलकर हमारी मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा हम कह सकते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त नरम और असंगठित पदार्थ को हम मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं। तो हम परिभाषा की बात करेंगे कि चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त नरम असंगठित अर्थ मटेरियल को हम मृदा कहते हैं। हमने जाना मृदा के बारे में। परिभाषा की बात करें तो चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त नरम असंगठित अर्थ मटेरियल को हम मृदा या फिर सॉइल कहते हैं। इसमें हमने बताया कि इसमें चट्टानें या फिर रॉक और अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल मैकेनिक्स में इसके जनक यानी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हम इसको कहते हैं कार्ल टरगाजी। हम इन्हें ही सॉइल मैकेनिक्स का जनक मानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर कि हमें सिविल इंजीनियरिंग में हमें सॉइल मैकेनिक्स की क्या आवश्यकता है। Importance of soil mechanics in civil engineering। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कोई भी बिल्डिंग, कोई भी रोड, कुछ भी हो, हम उसको जमीन पे बनाते हैं। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसका अध्ययन करें कि हमारा जो है संरचना है वो किस भूमि या किस प्रकार की मिट्टी पर बन रही है। क्योंकि हमारी बिल्डिंग कब तक खड़ी रहेगी, वो कब तक सही रहेगी, कब तक टिकी रहेगी, वो हमारा मिट्टी डिसाइड करती है। यानी कि जिस सॉइल की जिस क्वालिटी पे हम वर्क करेंगे वही हमारा बिल्डिंग के लिए। अब हम बात करेंगे
हमने जाना मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में। अब हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, मृदा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सॉइल मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन करते हैं, अर्थात सॉइल और उसकी प्रॉपर्टी जो भी होंगी हम सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। हमारी संरचना, हमारी बिल्डिंग, हमारी सड़कें कब तक स्थिर रहेंगी, कब तक खड़ी रहेंगी, वो डिसाइड हमारी मिट्टी करती है। यदि हमारी मिट्टी मजबूत और सही होगी तो हमारी संरचनाएं जो है वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहेंगी। जैसे कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और वहाँ की मिट्टी जो है वो सही नहीं है। मिट्टी हमारा एक फाउंडेशन का काम करती है जो कि इमारतों और अन्य संरचनाओं को सहारा प्रदान करती है। तो हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स का क्या महत्व है। हम साधारण शब्दों में कहें तो सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल का अध्ययन वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी प्रभावित करती है कि इमारतें, सड़कें और अन्य संरचनाएं समय के साथ कितनी अच्छी तरह से खड़ी रहेंगी और काम करेंगी। अर्थात हमारी मिट्टी ही प्रभावित करेगी हमारी संरचनाओं को कि वो किस तरह उस पर स्थिर रहेंगी और कितना समय तक उस पर हम उस संरचना का और उस तरह का हम यूज कर पाएंगे। यदि हमारी मिट्टी अच्छी है, भार वहन क्षमता अच्छी है, नींव की स्थिरता अच्छी है, तब हम उस पर लंबे समय तक अपनी इमारतों, संरचनाओं को यूज कर पाएंगे। अब हम इसमें कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं। इसमें पहला है नींव की स्थिरता। नींव की स्थिरता फाउंडेशन स्टेबिलिटी। फाउंडेशन स्टेबिलिटी फाउंडेशन स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा अधिसंरचना यानी कि जो बिल्डिंग और सड़क का भार होता है वो हमारा सब स्ट्रक्चर यानी कि सॉइल में ट्रांसफर होता है। यदि हमारी मिट्टी मजबूत और स्थिर है तब हमारा स्ट्रक्चर जो है बहुत मजबूत और लंबे समय तक खड़ा रहेगा। जैसे कि नींव की स्थिरता, हम साधारण शब्दों में कहें तो नींव की स्थिरता यानी कि जो हमारी मिट्टी हो एक प्रकार से नींव का ही काम करती है। हमारी जो सॉइल होगी वो नींव का ही काम करती है। यदि हमारी सॉइल जो है वो मजबूत और स्थिर नहीं है तो हमारी जो संरचना और सड़कें हैं उनका निषेधन हो सकता है, वो ढह भी सकती हैं। हम कह सकते हैं कि नींव की बात करेंगे कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल नींव की भांति ही व्यवहार करती है। नींव की भांति ही व्यवहार करती है। यदि हमारी सॉइल
यदि हमारी सॉइल मजबूत और स्थिर नहीं है, मजबूत और स्थिर नहीं है, तो संरचना का निषेधन हो सकता है। निषेधन का अर्थ होता है कि वो ढह भी सकती है। निषेधन हो सकता है जिससे वह ढह सकती है। बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, भार उठाने की क्षमता। अलग अलग प्रकार की जो सॉइल होती है वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती है। किसी की भार वहन क्षमता बहुत ज्यादा तो किसी की बहुत कम होती है। जैसे कि हमारी जो रेतीली मिट्टी होती है उस पर हम बहुत लंबी लंबी इमारतें और बहुत सारी संरचनाएं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो भार वहन क्षमता है वो चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बहुत ज्यादा उच्च होती है। हम बात करेंगे भार वहन या फिर भार उठाने की क्षमता पर। भार उठाने की क्षमता पर लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी लोड बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो अलग अलग भार की मृदा, अलग अलग प्रकार की सॉइल या फिर मृदा कह सकते हैं, सॉइल का व्यवहार और भार वहन क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी की तुलना करते हैं कि चिकनी मिट्टी की अपेक्षा रेतीली मिट्टी की भार वहन क्षमता अधिक होती है। अधिक होती है। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं पहले। अब हम अपने तीसरी टॉपिक की बात करेंगे, जल निकासी।
किसी भी संरचना में जल निकासी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। यदि हमारे संरचना या फिर हमारी जो भी स्ट्रक्चर है उसमें हमने वाटर ड्रेनेज सिस्टम अपना सही नहीं किया है तो हमारी संरचना किसी काम की नहीं है। तो सॉइल का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और चौथे टॉपिक की बात करेंगे, मृदा संरचना। मृदा संरचना, मृदा संरचना से तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार की मृदा जो है उनका व्यवहार और उनका जो है कैरेक्टरिज्म अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करेंगे रेतीली मिट्टी की, तो अधिक भार वहन क्षमता और अधिक मजबूती से वेल्डिंग को या फिर रोड को बेयर कर सकती है, जबकि चिकनी मिट्टी और अन्य मिट्टी जो है वो उतनी मजबूती से नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मृदा का बनना। मृदा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी सॉइल है वो रॉक्स के टूटने फूटने से और उसके ट्रांसपोर्टेशन से इसका निर्माण होता है। जैसे कि हमारा कोई बहुत बड़ी रॉक थी, ये किन्हीं कारणों से, फिजिकल या फिर केमिकल कारणों से इसका विघटन हुआ या फिर इसका डिफॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई और हमारी क्या हुआ, मृदा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉक्स के टूटते फूटने या विघटन से सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, हमने समझा कि मृदा कैसे बनती है। हमारे पास कोई एक चट्टान थी, पैरेंट रॉक, जिसपे कुछ इफेक्ट पड़े, कुछ फिजिकल कुछ केमिकल, जिसके कारण इसका डिफॉर्मेशन हुआ। इसके कुछ पार्टिकल्स में टूटकर और किन्हीं ट्रांसपोर्टेशन माध्यमों से जैसे हवा और पानी आदि के साथ बहकर जमीनी स्थलों में आकर कहीं जमा हुई और हमने एक सॉइल का रूप ले लिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम जियोलॉजिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र। समझा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जियोलॉजिकल साइकिल, भूवैज्ञानिक चक्र। जियोलॉजिकल साइकिल, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा वाटर साइकिल की, कैसे पानी से भाप बनता है, भाप से बादल, और फिर से हमें वो पुनः पानी के रूप में प्राप्त होता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसी प्रकार हमारी जो सॉइल है उसका जो है फॉर्मेशन होता है किससे, रॉक से। रॉक से सॉइल बनती है और सॉइल के पुनः जम जाने या अन्य कारणों से हमारा फिर से क्या होता है, रॉक बन जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रकृति में चट्टानों का बनना, टूटना एवं टूटी हुई चट्टानों का
स्थानांतरण टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण एवं पुनः चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसकी मेन डेफिनेशन की बात करेंगे तो चट्टान से मिट्टी यानी रॉक से सॉइल, चट्टान यानी हमारी रॉक से मिट्टी या फिर मृदा जिसे कहते हैं, तथा सॉइल से पुनः रॉक का बनना हमारा जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। अर्थात रॉक से सॉइल बनेगी और सॉइल से हमारा फिर से क्या होगा, रॉक का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि कोई हमारी मेजर एक चट्टान होती है तो टूटती है, बनती है, उसका डिफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्थानांतरण होता है, ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। अब चट्टान से मिट्टी का बनना तथा मिट्टी से पुनः चट्टान का बनना ही हमारा जियोलॉजिकल साइकिल यानी भूवैज्ञानिक चक्र कहलाता है। अब ये साइकिल चलता कैसे, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें होती है क्या, वेदरिंग। हर एक के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम साइकिल देख लेते हैं। वेदरिंग इसको हिंदी में कहते हैं अपक्षय। वेदरिंग के बाद होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग के बाद दूसरा चरण ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है डिपोजिशन, जिसे हम जमाव कहते हैं। डिपोजिशन हर एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। डिपोजिशन जमाव के बाद आता है हमारे जमाव के बाद आता है अभ्युत्थान यानी अपन्यूअल। अपन्यूअल मतलब अभ्युत्थान। अभ्युत्थान का मतलब होता है किसी चीज का पुनः बन जाना। अब हमारे के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी टाइप देखेंगे। हमारी रॉक सबसे पहले क्या होगी, वेदरिंग। वेदरिंग का अर्थ होता है टूटकर अलग हो जाना, जिसे हम अपक्षय हिंदी में कहते हैं। अब हमारी चट्टान टूट के अलग हुई, अलग होने के बाद इसका स्थानांतरण होगा किन्हीं कारणों से, जैसे पानी से, जल से या फिर बर्फ से, किसी भी कारण से ट्रांसपोर्टेशन, जहां से टूटी वहां से अलग होकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंची। अब स्थानांतरण के बाद इसका होगा क्या, डिपोजिशन अर्थात जमाव। जमने के बाद ये पहले मिट्टी का रूप हुई और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, अपन्यूअल का प्रोसेस होता है। इससे पुनः क्या होता है, चट्टान में परिवर्तित होती है। अब ये साइकिल चलता रहता है, वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, डिपोजिशन से अपन्यूअल। अब हम बात करेंगे अपने सबसे मुख्य टॉपिक वेदरिंग। वेदरिंग का अर्थ होता है टूटकर अलग होना। देखते हैं वेदरिंग को। जस्ट वेट बोला। अब हम बात करते हैं वेदरिंग यानी अपक्षय की।
अवक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों के कणों का चट्टानों के कणों का छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाना, टूटकर अलग हो जाना। वेदरिंग का अर्थ होता है अपक्षय, यानी कि जो हमारी पैरेंट रॉक होती है उसमें से किन्हीं कारणों से जो है कि हमारे जो कण है चट्टान से वो टूटकर उससे अलग हो जाते हैं। ये कारण दो तरह के हो सकते हैं। पहला इसमें से होता है भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय यानी कि फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। और दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो किन्हीं भौतिक या रासायनिक कारणों से चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाना, अलग हो जाना अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। हमने जाना कि अपक्षय क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय होता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। भौतिक अपक्षय के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय में जो हमारी चट्टान होती है उसके शेप, साइज, टेक्सचर और स्ट्रक्चर इन सब में तो परिवर्तन हो जाता है, परंतु जो उसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसमें रासायनिक अपघटक होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात उसके केमिकल कंपोजिशन वैसे ही रहेंगे जैसे पेरेंट्स रॉक के थे, यानी कि जो पहली चट्टान जिस रूप में थी फिजिकल वेदरिंग के बाद भी वो उसी रूप में रहेगी। उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका शेप, साइज या फिर टेक्सचर, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग हम देखेंगे। इस वेदरिंग में वेदर्ड रॉक की शेप, साइज, टेक्सचर
या स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यदि हमारी पैरेंट रॉक में सिलिका 30% थी तो अपक्षय के बाद भी हमारी सिलिका की मात्रा उतनी ही रहेगी, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि वेदरिंग के बाद रॉक की केमिकल कंपोजिशन वही रहेगी जो पैरेंट रॉक की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमने समझा कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है, उसमें से हमने भौतिक अपक्षय के बारे में चर्चा की। इस वेदरिंग में वेदर रॉक की जो शेप, साइज, टेक्सचर या स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसमें जो चेंजेस होंगे वो फिजिकली होंगे, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेदरिंग के बाद रॉक की केमिकल कंपोजिशन वही रहेगी जो पैरेंट रॉक की थी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फिजिकल वेदरिंग होता है वो क्यों होता है, उसके कारण क्या है, हम जानेंगे फिजिकल वेदरिंग के कारण। फिजिकल वेदरिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ चर्चा करेंगे। भौतिक अपक्षय के कारणों पर ध्यान देते हैं। भौतिक अपक्षय के कारण भौतिक अपक्षय अर्थात कोई ऐसे रीजन जिसके कारण कि हमारी जो रॉक है उसके शेप में, साइज में, टेक्सचर या फिर स्ट्रक्चर इसमें चेंजेस हो जाएं, वही हमारे कारण हो सकते हैं भौतिक अपक्षय के। इनमें से पहला है रंध्रों में पानी का प्रवेश। हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनमें से कुछ दरारें या फिर जिसे रंध्र कहते हैं वो होते हैं, अगर उनमें पानी चला जाए और जो वहाँ का टेम्परेचर बहुत निम्न हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो पानी है वो बर्फ में बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है, अर्थात जब पानी का आयतन बढ़ेगा तो चट्टानें हमारी क्या होगी, टूट जाएंगी, जो कि हमारा एक फिजिकल वेदरिंग का कारण बनेगी। कहते हैं कि जब चट्टान के रंध्रों में जल प्रवेश करता है तो निम्न तापमान के कारण
तो लो टेम्परेचर निम्न तापमान के कारण वह बर्फ में बदल जाता है जिससे कि उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। और चट्टानें टूट जाती हैं और हमारा टूटना ही क्या होता है? वेदरिंग होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि बर्फ का आयतन जो है वो पानी के अपेक्षा अधिक होता है। जब उसके आयतन में वृद्धि होगी तो अधिक स्थान घेरने का प्रयत्न करेगा, जिससे कि हमारी चट्टान पैरेंट रॉक से टूटकर अलग हो जाएगी और हमारा चट्टान का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। भौतिक अवक्षय का एक कारण रंध्रों में पानी का प्रवेश है। अब हम अगले की बात करते हैं। दूसरा है पेड़ पौधों की जड़ें। पेड़ पौधों की जड़ें। अब ये किस प्रकार वेदरिंग का कारण बन सकती है हम जानेंगे। चट्टानों के आसपास जब छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं और जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उनके साथ साथ उनकी जड़ें भी बड़ी होती हैं, और जब जड़ें बड़ी होंगी तो उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, जिसके कारण वो अपना स्पेस बनाती हैं और हमारी चट्टानें टूटकर अलग हो जाती हैं। इसी तरह हमारा पेड़ पौधे जो हैं वो भी क्या होता है कि भौतिक अवक्षय का एक कारण बन जाते हैं। लिखते हैं इसको कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। उनकी जड़ें जो चट्टानों में होती हैं, जो चट्टानों के संपर्क में रहती हैं, चट्टानों के संपर्क में रहती हैं, वे भी पहले की अपेक्षा अधिक स्थान घेरती हैं। अब अधिक स्थान घेरेंगी तो हमारा क्या होगा, चट्टानें जो हैं, जिससे चट्टानें हमारी टूट जाएंगी और ये हमारा एक फिजिकल वेदरिंग का कारण बनेंगी। जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। हमने बात की कि भौतिक अवक्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें हमने बात की रंध्रों में पानी का प्रवेश एवं पेड़ पौधों की। बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग के तीसरे कारण की, जिसको बोलते हैं अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण का मतलब होता है कि हमारी जो रॉक है उससे कुछ चीज टकराएंगे, जिससे कि अपघर्षण की क्रिया होगी और वो उनमें से छोटे छोटे कण अलग हो जाएंगे। अपघर्षण की क्रिया किन कारणों से होती है? ये होती है वायु से। वायु में जो होते हैं वो धूल के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। जब वो चट्टानों से टकराते हैं तब अपघर्षण की क्रिया होती है और उनमें से चट्टान के छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फिजिकल वेदरिंग होती है। वायु में
वायु में धूल के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। धूल के छोटे छोटे कण छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं और जब ये कण रॉक से टकराते हैं, तो अपघर्षण की क्रिया होती है। अपघर्षण की क्रिया होती है जिससे चट्टान के छोटे छोटे कण टूटकर अलग हो जाते हैं, और फिजिकल वेदरिंग का कारण बनते हैं। फिजिकल वेदरिंग का कारण बनते हैं। हमने देखा कि फिजिकल वेदरिंग के क्या कारण हो सकते हैं, जिनमें हमने पहले बात की थी कि रंध्रों में पानी का प्रवेश। हमने देखा कैसे कि जब रंध्र में पानी प्रवेश करता है तब जल से बर्फ बनने में उसका आयतन बढ़ता है और हमारी चट्टानें टूटकर अलग होती हैं। फिर हमने देखा कि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो किस प्रकार से फिजिकल वेदरिंग के कारण बनती हैं। इनमें सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट था अपघर्षण क्रिया, जो वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण होती है। यहाँ पे हमने फिजिकल वेदरिंग पढ़ी। अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग की। वेदरिंग के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, फिजिकल, केमिकल। हमने फिजिकल वेदरिंग के बारे में जाना और किन कारणों से होती है इस बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है और ये कैसे होती है और ये चट्टानों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सेकेंड टाइप ऑफ वेदरिंग रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय जैसे हमने फिजिकल वेदरिंग में देखा था कि उसमें क्या होता था कि हमारी जो रॉक होती थी उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर आदि चीजें आते थे, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता था। इसमें क्या होता है कि कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये कुछ केमिकल रिएक्शन से चट्टानों से अपक्षय की क्रिया करवाएंगे। जैसे कि हमारी एसिड रेन हुई, उसमें एसिड होता है, जब वो गिरेगा तो चट्टानों में उपस्थित जो खनिज होते हैं उनसे रिएक्ट करके ये क्या करेगा कि उनका अपक्षय करेगा। जानते हैं कैसे? इस वेदरिंग में वेदर्ड पार्टिकल
रॉक की जो होती है केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे कि परिवर्तन होते कैसे हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, अन्य गैसें भी हो सकती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय वाष्प, तथा जल वाष्प से चट्टानों का अपक्षय, रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय इसे हम केमिकल वेदरिंग भी कहते हैं। केमिकल वेदरिंग कहलाता है। रासायनिक वेदरिंग के हम अब कारण जानेंगे। जैसे कि हमने फिजिकल वेदरिंग जो थी उसके कारण जाने थे, अब हम केमिकल वेदरिंग के कारणों की बात करेंगे। इसमें सबसे मुख्य कारण होता है चट्टानों का ऑक्सीकरण। रासायनिक अपक्षय का सबसे मुख्य कारण ऑक्सीकरण है, क्योंकि जब लौह युक्त, जिसमें फेरस की मात्रा ज्यादा होगी, लौह युक्त चट्टानों का, जब लौह युक्त चट्टानों का ऑक्सीकरण होता है, या फिर हम कहते हैं लौह युक्त चट्टानें जब जो होती हैं, जब लौह युक्त चट्टानें ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो इनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तब रॉक्स सभी चट्टानों का, रॉक्स का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है, जो कि केमिकल वेदरिंग का कारण बनता है।
हम देखेंगे कि जिन चट्टानों में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो उनके ऑक्सीकरण से हमारे जो रॉक्स हैं उनका केमिकल वेदरिंग क्रिया होती है। जैसे Fe जब Fe रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इसका ऑक्सीकरण होगा और हमारा क्या बनेगा Fe2O3। इसको बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 3 से इसको 4 से वहाँ बैलेंस हो गया। अब हम दूसरे कारण की बात करेंगे। दूसरा होता है एसिड रेन के कारण। केमिकल वेदरिंग का दूसरा और मुख्य कारण होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एसिड रैन। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं ऊपर। हम देखेंगे कि अम्ल वर्षा कैसे रासायनिक अपक्षय के कारण बन सकती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से संपर्क करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से संपर्क करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब उन चट्टानों से संपर्क करता है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि की मात्रा ज़्यादा होती है, तब केमिकल रिएक्शन के कारण उसमें केमिकल वेदरिंग की क्रिया होती है और चट्टानों का अपक्षय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O से क्रिया करके H2O से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। एसिड बनाता है तथा जिन चट्टानों में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि खनिज मौजूद रहते हैं, आदि से क्रिया करके केमिकल वेदरिंग का कारण बनता है। क्या था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जी रिएक्शन करके ये बनाता है H2CO3। यही जब रॉक्स से रिएक्ट करता है तब हमारा केमिकल वेदरिंग होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम इसके अगले पार्ट में इसके आगे से शुरुआत करेंगे।